आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन भी किया, एमए भी किया, बीएड भी किए, साथ में एलएलबी भी कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन भी हुआ था। तो आप राजनीति में कैसे इन सब चीज़ों को छोड़ के आप नेता क्यों बनना चाह रहे हैं? जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपका विज़न क्या है पंचायत को लेके, अगले 5 साल तक किस तरह का पंचायत आप बनाना चाह रहे हैं? आप हमेशा एक एलिगेशन लगा रहे हैं उन पर, मुखिया जी पर, कि इंदिरा पंचायत में उन्होंने कुछ नहीं किया है। पर हम सब ने देखा कि इंदिरा पंचायत को ब्लॉक में मॉडल पंचायत का दर्जा मिला। पूरा पंचायत का सवाल है। बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं इस चीज़ को कि शायद पिछले पंचायत इलेक्शन में आपको किसी के द्वारा उतारा गया था चुनावी मैदान में। भारत जो आप जातिवाद की जो आप बात की है, तो देखिए भारत जातिवाद प्रधान देश ही है। और ये तो हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, तो आप जातिवाद पर आज हमारे साथ हैं कोडरमा क्षेत्र और इंदरवा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मनीष यादव जी। आज हम इनसे बात करेंगे पंचायत के विकास को लेकर और कोडरमा का संपूर्ण विकास कैसे होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको मनीष जी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। इन्होंने जे कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में बीए किया, फिर एमए भी किए, बीएड किए और साथ में एलएलबी भी कर रहे हैं। 2020 में इनका इंडियन एयरफोर्स में सिलेक्शन भी हुआ था। 40 न्याय चलते झारखंड आंदोलन में टाइगर जयराम महतो का इन्होंने साथ भी दिया था, जिससे इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। बाकी सभी दर्शकों को, सारे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी को जोहार। मनीष जी, मैंने आपकी कहानी में थोड़ा उलझ सा गया हूँ। आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन भी किया, एमए भी किया, बीएड भी किए, साथ में एलएलबी भी कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स में आपका सिलेक्शन भी हुआ था। तो आप राजनीति में कैसे इन सब चीज़ों को छोड़ के आप नेता क्यों बनना चाह रहे हैं? जरा इस गुत्थी को सुलझाइए। देखिए, आपके सवालों का जवाब मैं चंद लाइनों के साथ देना चाहूँगा कि नज़र अगर लहरों के आगे अगर देख पाती तो आप समझते कि मैं क्या सोचता हूँ। जिद का अगर आपके पर्दा सरकता और आप खिड़कियों के बाहर भी देख सकते तो आप समझ सकते थे कि मैं क्या सोचता हूँ। और लोगों का अगर आवाज़ आपके कानों को भी भेद जाती तो आप बेहतर समझ सकते थे कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर आप देखिए, अगर आप मुझको ट्रैक करने का प्रयास करेंगे पिछले विगत वर्षों में और जानने का प्रयास करेंगे कि मैं क्या सोचता हूँ, तो आपको ज़रूर आंसर मिल जाएगा, आपको ज़रूर आपका जवाब मिल जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या समझ रहा हूँ। आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं अपने एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर हूँ। जहाँ तक आपने बीएड की बात किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएड के अलावा जो अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं वो सभी में मैं क्वालिफाइड हूँ। उसके अलावा जो भी चीज़ें आपने कही कि राजनीति किस लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि राजनीति इसलिए कि आज मैक्सिमम लोग मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं और मुख्य धारा से पिछड़ रहे हैं। तो वो जो भी कारण रही हो या जो लोग पिछड़ रहे हैं, जो लोग वंचित हैं, आज आप मानिए कि लोग मूलभूत सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। लोगों के पास पीने के पर्याप्त पेयजल नहीं है, लोग के पास आज क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लोगों को आज अपने चुने हुए प्रतिनिधि तक सीधी पहुंच नहीं है। आप मानिए कि मैक्सिमम लोग आज थाना, कोर्ट, पुलिस, कचहरी से कोसों दूर हैं। तो यही सब चीज़ों को और वही उन पिछड़ों लोगों को जो पिछड़ रहे हैं उनकी आवाज़ बनने का प्रयास कर रहा हूँ, भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए राजनीति। और आप समझिए कि जो लोग भी एक बड़े तबके को अगर वंचित लोग हैं और उसको मुख्यधारा में शामिल करने का सोच है, तो ज़रूर उसको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। क्योंकि दायरा आप तभी फैला सकते हैं, नए लोगों से, ज़्यादा लोगों से आप पॉलिटिक्स के माध्यम से ही जुड़ पाएंगे। आप समाज सेवा में ज़रूर थोड़ा सा सिमट जाते हैं, लेकिन आप पॉलिटिक्स में आते हैं ज़रूर आपका दायरा बड़ा होता था। राजनीति से सही सोच है आपका। ऐसा ही एक नेता का यही विज़न होना चाहिए। स्वागत है आपका, अगर आप ऐसे सोच के साथ आ रहे हैं तो। मनीष जी, लोगों ने आपसे भर भर के सवाल किए हैं, ठीक है? तो मुझे आशा है कि आप उन सारे सवालों का जवाब तर्कसंगत देंगे और बेबाकी से देंगे। उससे पहले ना मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे कि हम सब देख पा रहे हैं कि आप हमेशा इंदिरा पंचायत के मुखिया को टारगेट कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से उनकी गलतियों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप हमेशा एक एलिगेशन लगा रहे हैं उन पर, मुखिया जी पर, कि इंदिरा पंचायत में उन्होंने कुछ नहीं किया है। पर हम सब ने देखा कि इंदिरा पंचायत को ब्लॉक में मॉडल पंचायत का दर्जा मिला, जिसके लिए मुखिया जी को सम्मानित भी किया गया। आप कैसे कह रहे हैं कि मुखिया जी ने कुछ काम नहीं किया है? देखिए, वो भी संघर्ष करके तीसरी बार में मुखिया बनी है, तो आप कैसे कह सकते हैं? इस पर कुछ बताइए। देखिए, उनके संघर्ष को हम लोग नहीं नकार रहे हैं। हम लोग बेशक मान रहे हैं, बहुत चीज़ को हम लोग लोहा भी माने कि वो तीसरी बार प्रयास करते हुए मुखिया बनी। लेकिन आज अगर आप भ्रमण करेंगे पूरे पंचायत को और मुआयना करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो घोषणाओं के साथ आई थी, जिन संकल्पों के साथ आई थी, जिन वादों के साथ आई थी, आम जनमानस आज उस चीज़ को नहीं पाया है। जो उनका वादा था डिलीवर करने का, जो उनका प्रॉमिस था, किसी भी तरह से उन तक किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा है। दूसरी बात यह है कि जो आप पंचायत को मॉडल घोषित होने का बात कर रहे हैं, या मॉडल में जो उनको कुछ पत्र मिला है, ऐसा कुछ आप बता रहे हैं, वो हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी भी तरह का सच्चाई है। हम लोगों ने क्योंकि मुखिया जी तो वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाई भी थी, पोस्ट भी किया था। हम लोग तो उसमें सवाल भी किए हुए थे कि अगर ऐसा कुछ अगर वाकई में हुआ है तो आपको उसका पत्र दिखाना चाहिए था। वो किसी तरह का ना ही पत्र दिखाए, और किसी प्रकार का ये जो जिससे साबित हो पाए कि नहीं पुख्ता तौर पर यह सही है, वो किसी भी तरह के वो नहीं दिखा पाए। हम लोग तो सवाल किए थे, तो उनको दिखाना चाहिए था अगर ऐसा कुछ पत्र उनको मिला था तो मतलब आप मान रहे हैं कि वो जो उनको सम्मानित किया गया था वो झूठा था? फर्जी है, बिल्कुल फर्जी है। चलिए, वो तो आपका ये मानना है। तो आप जो बार बार बोल रहे हैं कि मुखिया जी कुछ नहीं किया है, पंचायत के हर स्कूल में भ्रमण कर रही हैं और वहाँ के सुविधाओं का निरीक्षण भी कर रही हैं। एक प्रधान सेवक में तो यही सब होना चाहिए, और उनमें तो ये सब चीज़ें सब दिख रही हैं। वहाँ के जो अभिभावक लोग हैं उनकी समस्या भी सुन रही हैं, डीसी के सामने उन जन समस्याओं का प्रखरता से रख रही हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं कर रही हैं? देखिए, केवल अगर भ्रमण करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमको लगता है कि पूरा झारखंड ही त्रस्त और बेहाल है। हमको लगता है मुखिया जी को पंचायत से निकाल करके पूरा झारखंड में भ्रमण करवा देना चाहिए, ताकि उनके जाने से सब चीज़ सही हो जाए। आप बोल रहे हैं कि सब जगह भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करने के बाद क्या उनका सकारात्मक बदलाव हुआ? वहाँ जाने के बाद वो प्राथमिक विद्यालय गई, वो स्वास्थ्य केंद्र गई, लेकिन उनके जाने के बाद क्या कुछ बदलाव आए? क्या जो आवश्यकता पूर्व से थी, क्या उसको पूर्ति कर पाई हैं? सवाल ये बनता है। सिर्फ जाने से किसी तरह का कोई लाभ नहीं। अब बहुत सारे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं सोशल मीडिया में, जो आपसे जानना चाह रहे हैं, आपका विचार जानना चाह रहे हैं। उससे पहले डॉक्टर कलाम साहब का एक हमको लाइन याद आ रहा है। वो हमेशा बोलते थे कि अ लीडर शुड बी विजनरी। तो जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपका विज़न क्या है पंचायत को लेके? अगले 5 साल तक किस तरह का पंचायत आप बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग महात्मा गांधी का जो सोच था, जो स्वच्छ शासन की प्रणाली है, जो भारत के जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम लोग हमेशा वंशानुगत चलते हुए आ रहा है, तो हम लोग उसी को आगे बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं। और पंचायती राज व्यवस्था में यही किया गया है कि लोग अपने मुद्दे को स्वयं हल करें, और पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया। उसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं। तो हम लोग चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि ऐसा पंचायत की नींव रखा जाए, ऐसे हम लोग पंचायत की परिकल्पना करते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि बने पंचायत स्तर में तो काम इस प्रकार से करे कि आदर्शता के मानकों को छुए, एक आदर्श पंचायत स्थापित करने की ओर अग्रसर हो। आदर्श पंचायत कैसे बनाया जाए? आदर्श पंचायत का सीधा मतलब है कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं हो गए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जहाँ पर आज प्रसूति और जो बच्चे हैं, नवजात हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टीकाकरण की जो व्यवस्था है वो वहीं पे किया जाए। दूसरा बात यह है कि स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था सभी तक हो, और जिस प्रकार से जो कॉमन चीज़ें हैं, रोड नाली, उनको नियमित रूप से देख रेख किया जाए। नालियों की साफ़ सफाई और जो कूड़ा कचरा है उसका भी निष्पादन एक बेहतर ढंग से हो। हमारे यहाँ पब्लिक लाइब्रेरी हो। इस प्रकार के जो भी तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं आम लोगों को मिलनी चाहिए, और हर पंचायत प्रतिनिधि को ये दायित्व के साथ इसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, आपका विज़न बिल्कुल सही है। एक प्रधान सेवक का और एक मुखिया का अपने पंचायत के प्रति यही विज़न होना चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप किस किस एरिया में सुधार लाना चाहेंगे
पानी, सड़क और स्कूल ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पंचायत में, तो आप किस इशू को सबसे पहले एड्रेस करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर बेहतर काम करना चाहेंगे। आज जो प्राथमिक विद्यालय हैं हमारे पास, और उसमें जिस प्रकार की जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, और इसके साथ ही जैसे मिड डे मील है, बच्चों को ड्रेस का वितरण हो पा रहा है या नहीं, मिल पा रहा है या नहीं, शिक्षक हमेशा आ रहे हैं या नहीं, आकलन परीक्षा बच्चों का हो पा रहा है या नहीं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हमको लगता है कि सबसे पहले हम उस ओर जाएंगे। और चूँकि हम समझते हैं कि एक जो शिक्षित समाज है वही स्वस्थ और सशक्त समाज की नींव रखता है, तो सबसे पहले शिक्षा। और शिक्षा के बाद वो चूँकि वो समझ पाएंगे कि किनसे उनको लड़ना है, कौन उनके अधिकारों को छीन रहा है, तो वो लड़ेंगे, वो पढ़ेंगे तभी लड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा की ओर जाएंगे। बिल्कुल सही सोच है। शिक्षा ही एक मात्र विकल्प है जो हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जा सकता है। एक सवाल बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं, आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप पिछले पंचायत इलेक्शन के पहले किसी पद में ना रहकर आपने समाज के लिए क्या किया है, पंचायत के लिए क्या किया है, क्या आप उसका कोई रिपोर्ट कार्ड दिखा सकते हैं या फिर हमें बता सकते हैं? देखिए, रिपोर्ट कार्ड हम नहीं बनाते हैं, और रिपोर्ट कार्ड जनता बनाती है, और हम समझते हैं कि रिपोर्ट कार्ड जनता बना चुकी है या बना रही है। दूसरी बात यह है कि क्या किया है, ये सवाल हमको लगता है कि सत्ता पक्ष से होना चाहिए, क्योंकि वही बेहतर जवाब दे पाएंगे कि वो क्या किए हैं। रही बात मेरा, तो हम जहाँ तक लोगों तक पहुँच पाए, जिनको भी जिस प्रकार से मेरा आवश्यकता पड़ा, हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े मिले, चाहे उनको रात को 12-1-2 बजे भी अगर उनको आवश्यकता है तो हम उनके साथ खड़े मिले। दूसरा बात यह है यहाँ पर कि हम लोग दिखाने में यकीन नहीं रखते हैं। हम लोग उस सिद्धांत के साथ चलते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया में आप देखिएगा कि मदद कुछ करेंगे और उसको तुरंत सोशल मीडिया में ज़रूर डालेंगे, तो हम लोग इस सिद्धांत में नहीं चलते। वो सबका करना है कि नेकी कर और तुरंत सोशल मीडिया में डाल। लेकिन आज का जो तौर तरीका है उसको देखते हुए लगता है कि ज़रूर हमको भी उस ओर जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम क्या किए हैं। देखिए, हम जो पंचायत में विपक्ष के तौर पे कह लीजिए या एक नागरिक के तौर पे कह लीजिए, एक लोकतंत्र में सबसे मुश्किल काम है कि एक नागरिक होना, और नागरिक होने के साथ साथ जो हम विपक्ष में बैठे हैं, तो हमको ज़रूर लगता है कि लोगों को आवाज़ कैसे बना जाए, और पंचायत में जिस प्रकार की हो रही जो धांधली है या अनियमितता है या जो भ्रष्टाचारी है, उसको हम लगातार दिखा रहे हैं और उसको रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। और इन सब के अलावे हम टोटल दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि पंचायत के जो भी मुद्दे हैं, इसके अलावा जो झारखंड स्तर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो स्थानीय नीति को लेकर के हो, चाहे वो नियोजन नीति को लेकर के हो, 1932 जैसे खतियान आधारित हमारा जो नियोजन नीति बने, यहाँ के जो स्थानीय लोग जो पहले से, उनको कैसे यहाँ का अधिकार मिले, किस प्रकार से बाहरियों का जो अतिक्रमण है उसको कैसे यहाँ से हटाया जाए, या जो राज्य स्तर की जितने भी परीक्षाएं हैं वो कैसे कदाचार मुक्त हो। अभी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ था, उनके लिए भी हम लोग बहुत तरह आंदोलनरत रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम लोग अपना जो हमारा स्टैंड है वो क्लियर करते हैं, और हमेशा कहने कि उस लड़ाई में हम शामिल होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जरूर एक बार हम लोग तो गिरफ्तार भी हुए, हालांकि हमको तुरंत छोड़ दिया गया थाना में ले जाकर के, एक बॉन्ड भरा करके, हम लोग पर FIR नहीं दर्ज हुआ। तो हम लोग को इसके बाहर भी, पंचायत के बाहर भी अपना हम लोग योगदान दे रहे हैं। तो ऐसा है नहीं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है तो लोगों को नहीं लगता, लेकिन जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको जान रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। एक चुनाव के समय ना एक चीज़ हमें देखने को मिलता है, करप्शन, और चुनाव के समय जो पैसा बांटने वाले इस सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? मुर्गा रोटी, मुर्गा दारू, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना कि भारत और झारखंड दोनों राज्य और अपना जो केंद्र है वो हमेशा सजग रहा है कि कैसे भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, और तमाम तरह के भ्रष्टाचार उन्मूलन के कानून भी बनाए। लेकिन समस्या ये है कि उतना नियम कानून होने के बावजूद भी आज करप्शन तस से मस नहीं हुआ है, और ऑलमोस्ट सारे पदाधिकारी, सारे कर्मचारी और सारे दफ्तर में भ्रष्टाचार होता ही है। तो लोगों को, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को सजग होना पड़ेगा कि वो पैसा किसी भी दफ्तर, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी छोटे स्टाफ को भी पैसा नहीं दे।
वो खुद जागरूक हो कि उसका वो अधिकार है, वो लेगा, उसको किसी तरह का पैसा नहीं। अगर उनका काम नहीं होता है तो आला अधिकारी से शिकायत करे, इसका यही उपाय है। दूसरा बात जो आप बोले कि वोट के समय में जो मुर्गा दारू, ये सब हमको लगता है कि लुभाने का प्रयास किया जाता है। जो लोग क्षेत्र में नहीं बने हुए रहते हैं, जो चुनावी बाज होते हैं, जो केवल चुनाव के समय में लोगों के बीच आते हैं, तो उनको किसी प्रकार से लोगों को एक करना है, उसको उसके फेवर में कैसे किया जाए, तो वो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करते हुए उसको दाम दे करके खरीदने का प्रयास करता है। तो हमको लगता है कि उस और जनता को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पल भर के लिए आपको 500-1000 रुपये से ज़्यादा आपको देगा नहीं। और दूसरी बात है कि 500-1000 से आप बहुत ज़्यादा इसको चला नहीं सकते हैं, कितना दिन चल जाएगा आप 500-1000 रुपये। तो लोगों को भी उस ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको ये छोटे से लुभावने चीज़ दे करके आपके जो बेहतर भविष्य है वो छीन ले रहा है, वो बेहतर जो आपका कल है वो छीन ले रहा है। तो युवाओं भी उसमें हमको लगता है कि बहुत ग्रस्त हैं, इसको सबसे बाहर आना चाहिए हमको लगता है। सही बात है। हम 500-1000 में अगर आप किसी से नेता एक बार ले लेंगे तो फिर वो दोबारा आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि वो आपको पैसा दे के खरीदा हुआ है। दूसरा बात यह है कि आप फिर जाकर के शिकायत भी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी, अब पैसा खर्च करके चुनाव में कोई आता है तो जरूर उसको बिजनेस पर्पज पे इस्तेमाल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा आपको लूटने का प्रयास करेगा। बिल्कुल सही, सहमत है आपसे। ये पंचायत में बेरोजगारी और ये पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, तो आप इसके लिए, आपके पास इसके लिए कोई प्लान है? लोकल रोजगार बढ़ाने के लिए क्या स्कीम है, या फिर कुछ कोई ऐसा प्लान है आपके पास? देखिए, जो रोजगार से संबंधित बात है या पलायन से जो संबंधित बात है, ये पंचायत स्तर से ऊपर की बात है, और इसको हमको लगता है कि जिला स्तर या तो राज्य स्तर पर इसकी मतलब कोशिश किया जाना चाहिए कि पलायन कैसे रुके। लेकिन जो दायरा जो पंचायत का है या जो कर सकता है पंचायत, उसको और जरूर जाना चाहिए पंचायत को। पंचायत क्या कर सकता है? पंचायत आपके रोजगार स्थापित करने के लिए मुर्गी पालन हो सकता है, कि जो भी बेरोजगार युवा युवतियां हैं उनको बकरी पालन, मुर्गा पालन, गाय पालन, सिलाई है ना, सिलाई बुनाई वगैरह का काम, इसी तरह का इसको प्रोत्साहन करे और जितना भी रोजगार स्थापित कर पाए वो किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी उन्मूलन के लिए भी बहुत सारे योजनाएं सरकार के द्वारा चला जा रहा है, जैसे CMEGP, PMEGP हैं, तो इसका भी जो जानकारी है लोगों तक प्रचार प्रसार करके दिया जाना चाहिए। और सिर्फ जानकारी नहीं दीजिए, आप उसको उस जो राशि या लोन है उसको भी दिलाने में भी मदद करिए। तो पंचायत का ये है कि इतना कुछ कर सकता है। बाकी जो प्लान है वो हमको लगता है कि जिला या राज्य स्तर पर उसको कंट्रोल करने किया जाए। राज्य सरकार के तरफ से पंचायत के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं, जैसे नरेगा, PM आवास, अबुआ आवास, जल जीवन मिशन योजना। तो इन सबों का आप ट्रांसपेरेंसी कैसे रखेंगे? इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे? क्या आप पब्लिक मीटिंग में फंड रिपोर्ट या फिर शेयर करेंगे अगर आप मुखिया बन जाते हैं तो? अभी नहीं शेयर किया जा रहा है, अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी बहुत हद तक दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कमी है। देखिए, ऐसा है ना कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं जो ग्राम सभा है उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमको जिस प्रकार की योजना प्राप्त हो पंचायत में, चाहे वो केंद्र की हो, राज्य सरकार की हो, या जिस प्रकार की भी योजना हो, वो कहता ही है कि आप ट्रांसपेरेंट वे में करिए। आपको ग्राम सभा द्वारा ही चयन करना है कोई भी काम को, आपका काम है सिर्फ अध्यक्षता करना। लोगों का फंड है, लोगों का पैसा है, लोगों को तय करना है कि उसको क्या चाहिए। तो पारदर्शिता इस स्तर पर होना चाहिए, किसी भी तरह का छुपा करके या केवल कागजी कार्रवाई नहीं करिए। हमको लगता है कि पिछला कितना बार आपको ग्राम सभा हुआ होगा उसको किसी को नहीं मालूम होगा पंचायत में, आप ही बता दीजिए। पंचायत के आप भी हैं ना जी, बताइए पिछला ग्राम सभा कब हुआ था? हमको तो अभी याद नहीं है। मेरे वार्ड में क्या आप समझिए कि मेरे वार्ड के बारे में आप पूछेंगे तो उसके बता सकते हैं। हमको तो मेरे वार्ड में पता नहीं चल रहा है। देखिए, ऐसा आप जैसा सक्रिय आदमी को ग्राम सभा कब हुआ है नहीं मालूम है, तो जो ग्राम सभा नहीं जान रहे ग्राम सभा क्या होता है उसको क्या मालूम होगा? ग्राम सभा कराने के भी अपने नियम है, लेकिन उनको नियम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ तो हम बोलते हैं कि जो प्रतिनिधि है उसको भी नहीं बुलाया जाता होगा। अभी हम आपको एक कहानी सुनाते हैं कि मतलब ग्राम सभा होता है कभी और है, लेकिन उसमें ब्लैंक जगह छोड़ दिया जाता है। उसमें जब उसका आदमी का कुछ काम आएगा तो उसमें फटाक से तुरंत उसमें ग्राम सभा में ऐड कर दिया जाता है, सिर्फ कागज में, और उसका काम किया जाता है। इस प्रकार से हो रहा है। ग्राम सभा होना चाहिए, इसी से पारदर्शिता दिखेगी, मेरा यह कहना है। आपको अगर योजना को पारदर्शिता तौर पर वो जमीन पर उतारना है तो आपको ग्राम सभा या तो सबके लोगों के बीच जाकर के आपको बात करना पड़ेगा, और उसी तरीका होता है कि देने के लिए।
पंचायत में एक और बड़ी समस्या है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन पंचायत में स्कूल और हेल्थ सेंटर का जो कंडीशन है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? आप टीचर्स और डॉक्टर्स के अटेंडेंस पे कैसे नज़र रखेंगे? देखिए, जहाँ तक कि स्वास्थ्य केंद्र की बात है, या तो उसमें हम लोग देखिए, हमारे पास अभी पंचायत में अगर केवल पंचायत की बात करें तो एक हमारे पास प्राथमिक उपचार केंद्र है। दूसरा प्राथमिक उपचार केंद्र एक खुल रहा है जो हमारे पंचायत भवन के जस्ट बगल बन रहा है। और पंचायत की अगर अभी आवश्यकता को देखें तो कहीं ना कहीं जो सेंटर है वो सलाइडी है। तो अगर सलाइडी में अभी अगर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए, क्योंकि यहाँ पे खुलने के बाद क्या होगा कि आपका चित्रपुर, नवाटी और सलाइडी सेंटर है, तो कहीं ना कहीं लाभान्वित यहाँ पर उसको एक सेंटर आए तो उसको में ज़्यादा लोग पहुँच पाएंगे और ज़्यादा लाभ हो पाएगा। दूसरा बात है, जो अभी हमारे पास जो उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको भी नियमित रूप से देख रेख करना चाहिए और उसको बेहतर क्रियान्वयन के लिए बार बार उसकी समीक्षा करिए कि लोग वहाँ पर सारे तरह के जांच, जो कॉमन जांचें हैं, जो उस जांच उपलब्ध हो, मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध हो। तो इस सब चीज़ें के देख रेख के लिए बार बार मुखिया जी की ओर से या अन्य प्रतिनिधियों की ओर से बार बार उनको समीक्षा बैठक करके या तो बार बार जा करके वहाँ पर देखना चाहिए, क्योंकि होता है क्योंकि वो लापरवाही करते ही हैं। तो आप बार बार जा करके बने रहिए, डटे रहिए, तो भी है। दूसरी बात है कि शिक्षा को लेकर के हमको लगता है कि एसएमसी को सबसे पहले सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। एक बहुत मजबूत कड़ी है। बिल्कुल एसएमसी जो है वही मेन कड़ी है आपका सुधारने के लिए। पंचायत, हमको लगता है पंचायत स्तर में उसमें क्या है कि आप पेरेंट्स मीटिंग लाइए, पेरेंट्स के साथ साथ प्रतिनिधि भी रहेंगे और गाइड करिए आप स्कूल प्रशासन को कि बच्चों को टोटल चीज़ गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है या नहीं। लोगों को उनको ट्रैक करने का प्रयास करिए, बच्चों को क्या उनका विकास हो पा रहा है या नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलम पर लोग वहाँ पे ध्यान दे रहे हैं या नहीं, किसी तरह कंपटीशन बार बार कराया जाएगा, वो टोटल चीज़ कहीं ना कहीं एसएमसी से कर पाएंगे। अगर एसएमसी नहीं काम कर पाती है ठीक से तो अन्य विकल्प की ओर हम लोग बढ़ेंगे। एसएमसी तो है हर पंचायत में, हर स्कूल में नहीं, जैसे एसएमसी है लेकिन उसका बहुत मतलब सिर्फ वो भी कागजी पर है, समझ लीजिए इस बात को। एसएमसी अध्यक्ष भी बन रहा है तो एसएम स्कूल में क्या कुछ हो रहा है उनको खुद पता नहीं। ऐसे मतलब अयोग्य लोग भी बैठे हुए हैं जिनको शिक्षा से नहीं मतलब और नहीं कुछ जानते हैं, वैसे भी लोग बैठे हैं, तो उसको जरूर बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो हमको लगता है सबसे पहले एसएमसी को सुधार करना चाहिए और बेहतर टीचर को लाया जाए। अभी देखिए मुखिया जी भी गए थे नवाडी और इंदरवा, उसमें पाए थे ना कि शिक्षक की कमी है। तो जब शिक्षा की कमी है तो मेरा ये कहना है कि शिक्षक आप लाइए। आप जिला स्तर पर गए, आपका कोई मदद नहीं कर पाया, तो मेरा ये कहना है कि हर चीज़ सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। आप अपने स्तर से वहाँ पे शिक्षक नियुक्त करिए और शिक्षक नियुक्त करने में जो भी बजट आएगा, जो भी पैसा आएगा, वो आप अपने फंड से दीजिए या तो फिर आप जाकर के जिला गांव का समाज भी दे सकता है वो चीज़। देखिए वही ना, उसमें सहकारिता समिति भी बनाया जा सकता है। जो आप बोल रहे हैं कि गांव के सदस्य, देखिए जो इच्छुक लोग हैं इसमें, देखिए टीचर को जब आप बोल रहे हैं, टीचर का विकल्प के बारे में जो बोल रहे हैं, ये सिर्फ मुखिया का आप नहीं कह सकते हैं, ये हमारे समाज का भी एक जिम्मेवारी बनती है कि अगर हमारे स्कूल्स में, हमारे गाँव के स्कूल में अगर शिक्षक नहीं है तो समाज भी इसमें एक रोल प्ले कर सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कि हम एक वैकल्पिक टीचर दें और समाज उनको पैसा दे टीचिंग के तौर पे, टीचिंग के लिए। एक समाज मुखिया जी को ये चीज़, देखिए वही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं ना कि एक सहकारिता आप समिति बनाइए जहाँ पर जो सक्षम लोग हैं उनके पास आप जाइए, आप उनको बताइए कि स्कूल चलाना है और स्कूल चलाने में इस तरह का बजट चाहिए, वो आपको अरेंज करके देंगे। हमको लगता है कि हज़ारों लोग पड़े हुए हैं जो मतलब इंतज़ार में है कि कैसे ठीक हो, तो उनके लिए पास जाएंगे आप तो ज़रूर रास्ता खुलेगा। दूसरा बात है कि आप जा कर के डिस्ट्रिक्ट स्तर पर भी आप जा कर के पूछ सकते हैं, फंड राइज करवा सकते हैं वहाँ पर भी, और आपको बेहतर हमको लगता है कि वहाँ से भी सहयोग मिलेगा। लेकिन बैठे नहीं रहिए, सिर्फ जा कर के घूमने से नहीं होता, उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास करते रहिए, प्रयासरत रहिए और ज़रूर बेहतर होगा। मनीष जी, हमारी इंदिरा पंचायत में विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है। हमारे समाज में जैसे हर जाति के लोग रहते हैं, हर धर्म के भी लोग रहते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे सामाजिक भेदभाव को आप कैसे ख़त्म करेंगे और ये जो कास्टिज़म है इसको आप कैसे देखते हैं? आप सबको, हमारा प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसको आप कैसे सही करेंगे और इसको आप हमारे गांव में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे पंचायत में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए कैसे करेंगे
ये जानने से हमको लगता है पहले आपको जरूर जानना पड़ेगा कि क्या किया जा सकता है। आप पंचायती, फिर से हम वही कहेंगे, पंचायती राज व्यवस्था में जो आपको पंचायत स्तर पर जो आपका दायरा है, जो आपका विषय क्षेत्र है, आप वही विषय क्षेत्र में रह करके काम करिएगा ना। तो मेरा ये कहना है कि पंचायत स्तर पर जो चीज़ें हैं वो हमको, फिर से आपको बता रहे हैं कि जो टोटल चीज़ जो रिवॉल्व्स करता है, जो घूमता है, वो आम सब आसपास आपके ग्राम सभा के आसपास ही सिर्फ घूमता है। तो हर वर्ग के लोग, हर जाति, हर मजहब के लोग आसान पहुंच हो ग्राम सभा तक, वो अपने मुद्दों को खुले मन से रख पाए। और एक पंचायत प्रतिनिधि का भी दायित्व है कि उसको भी बिना बहस हुए, बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के उनके टोटल बातों को सुने और उसको निवारण करने का प्रयास करें। दूसरी बात यह है कि जो आप उनके भागीदारी के जो बात कर रहे हैं, तो वो मेरा अपना भी लड़ाई है कि जिसकी जितनी भागीदारी है उनको उतनी हिस्सेदारी भी चाहिए। तो इस प्रकार की अगर किसी कभी लड़ाई होता है तो हम लोग ज़रूर, हम उस लड़ाई में खड़े आपको शामिल मिलेंगे। भारत, जो आप जातिवाद की जो आप बात की है, तो देखिए भारत जातिवाद प्रधान देश ही है। और ये तो हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, तो आप जातिवाद प्रधान देखिए ये देश चीज़ आप मानिए, इस चीज़ देखिए, बिल्कुल इस बात को समझिए कि हर आदमी के भीतर जातिवाद जो घुसा हुआ है, इस बात को समझिए। और जाति प्रधान देश सही है, वो हर जगह आपको कहीं ना कहीं जाति वो आपको दिख ही जाएगा। तो जो भी बैकवर्ड जो रह चुके हैं, या जो वंचित है, या जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो हर क्षेत्र पर है, या स्थानीय क्षेत्र पर हो, या तो केंद्र स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, तो जो भी माइनॉरिटी है, जो भी अल्पसंख्यक है, वो खुद को जरूर दबा हुआ महसूस करता है, हमेशा वो एक डरा हुआ महसूस करता है। और उनको हमेशा लगता है कि उनकी जो आवाज़ है, उनका जो गरिमा है, उनको जो स्वतंत्रता है, वो बहुसंख्यक दबाएंगे। और कई बार ऐसा देखा भी गया है। लेकिन आसपास यही चीज़ जरूर है गनीमत कि आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार का बहुत ज़्यादा वाक़यात मिलता नहीं है। और अगर आप हमको देखें, तो अगर आप हमको ट्रैक करने का प्रयास करेंगे, तो लोगों को जरूर आज तक, अभी तक हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा कि हम किस विचारधारा से प्रेरित हैं, या किस विचारधारा को मानते हैं, या कहाँ पर हमारा आस्था जुड़ा हुआ है। तो आप जरूर पाएंगे कि हम अम्बेडकरवादी हैं, गांधीवादी हैं, लालूवादी हैं। अगर कोई आपके आवाज़ को दबाने का प्रयास करेगा, या आपके अधिकारों को छीनने का प्रयास करेगा, तो आपसे पहले वो मेरा दुश्मन है। ये चीज़ आप मानना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छा विचार। दूसरा बात है कि आपका जो हिस्सेदारी वाला लड़ाई है, वो मेरा अपना भी लड़ाई है। तो आप अगर कभी भी लड़ाई करिएगा, या हम कभी भी लड़ाई करेंगे, तो हमको लगेगा आपका भी लड़ाई में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, क्योंकि वो हम लेके रहेंगे हम लोग जो हमारा अधिकार है। चलिए मनीष जी, एक मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है बल्कि पूरा पंचायत का सवाल है। बहुत सारे लोग मान भी रहे हैं इस चीज़ को कि शायद पिछले पंचायत इलेक्शन में आपको किसी के द्वारा उतारा गया था चुनावी मैदान में, मतलब आप एक डमी कंटेंट क्या बोलते हैं, कैंडिडेट थे, लोग यही बोल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? सच में आपको किसी के द्वारे आप आए थे, या फिर सकारात्मक रूप से आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे, समाज के लिए कुछ करना चाह रहे थे, या फिर किसी ने आपको इन्फ्लुएंस किया था, किसी का वोट काटने के लिए आप मैदान में आए थे? इसको आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि इस प्रश्न का ईमानदारी से जवाब दिया जाएगा, आप भरोसा रखिए कि हम सभी सवाल का जवाब ईमानदारी से ही दिए हैं, और इसको भी ईमानदारी से ही पूर्वक ही देंगे। देखिए, जो भी मेरे खिलाफ इस तरह का जो षड्यंत्र रचा, या जो भी मेरे खिलाफ इस तरह का बात करिए, आप समझिए कि वो लोग के पास क्या मुद्दा था। वो हमारे खिलाफ कुछ तो कहता है ना जी। वो ये थोड़ी ना आकर के कहेगा कि युवा है, शिक्षित है। वो जो भी उनको लगा कि मुद्दा भुनाया जा सकता है, वो मुद्दा के उसके साथ वो रहा। इस बात को हम बहुत ज़्यादा तूल भी नहीं देते। देखिए, आरोप प्रत्यारोप हर चुनाव का हिस्सा है। आप किसी भी चुनाव को उठा कर लीजिए, अगर उसके पूरे चुनाव प्रक्रिया को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि जो एक कैंडिडेट होता है, वो सामने वाले ओपोनेंट कैंडिडेट के नेम को जरूर डिफेम करने का प्रयास किया जाता है। और मेरे केस में भी यही सेम हुआ। और यहाँ तक की बात है कि वो अपने जो मकसद था, वो बहुत हद तक कामयाब भी हो, हमको बहुत हद तक डिफेम भी कर चुका, उसका हमको बहुत बड़ा खामियाजा पिछले चुनाव में भुगतना पड़ा। दूसरा बात है ये कि हम लोग चुनाव छात्र राजनीति को लीड करते हुए यहाँ तक पहुँचे। तो जो भी छात्र नेता होता है, या जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में है, वो देखिए उसका भी कुछ महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनका भी है सोच कि हम कभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। तो हम लोग के साथ भी हम भी चाहते हैं कि वह स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए। और जब हमको मौका मिला तो हम लोग चुनाव में आए। इसके बीच में हमारे पास तो करियर का बेहतर ऑप्शन भी था, हम उस ओर नहीं गए। और तो ज़रूर लोगों को समझना चाहिए था, या लोग समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में ये चुनाव लड़ेगा। जब 2022 में जब पहला नोटिफिकेशन जब सरकार की ओर से इलेक्शन
कमीशन की तरफ से आया चुनाव को लेकर के, तो उसमें हम लोग एलिजिबल नहीं थे, उसमें हमारा एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था। तो उस समय हम लोग कहीं ना कहीं किसी और को प्रोजेक्ट कर रहे थे और बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया उस नोटिफिकेशन को, और एक नया संशोधित नोटिफिकेशन आया जिसमें करीब लगता है कुछ महीनों का डिफरेंस रहा होगा। तो उसमें नए वाला जो नोटिफिकेशन था हम लोग एलिजिबल थे उसमें, तो हमको लगा कहीं ना कहीं हमको भी चुनाव में आना चाहिए, और इसी सोच को लेकर के हम अपने लोगों के साथ बैठक किए, और बैठक में हम लोग टोटल निर्णय लिए कि हम लोग सब लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अंत तक जाते जाते उसमें भी कुछ लोग थे मेरे साथ जो अलग खेमे में चल गए, और जो आग पहले से लगा हुआ था उसको और हवा देने का काम किया। तो यही सब चीज़ें हैं जिसमें हमारा नेगेटिव छवि जरूर कुछ ना कुछ उभरा था, उसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन आज जब हम 4 साल के बाद इस चीज़ों को देखते हैं तो ज़रूर हमको लगता है कि धुंध का जो बादल है वो छट गया होगा, और लोग वो चीज़ समझ गए होंगे कि हम किस रूप से चुनाव लड़ रहे थे, खुद को स्थापित करने के लिए या किसी को डेमोरलाइज करने के लिए। तो वो चीज़ें आज स्पष्ट है, और अब और भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, कौन चुनावी बाज है, कौन सिर्फ चुनाव के समय आ रहा है, कौन आपके पास हमेशा से जुड़ा हुआ है। तो लोगों का अपने तर्क पर मैं ये छोड़ता हूँ कि वो क्या समझते हैं, बाकी जो सच है हम तो वही बताएं आपको। चलिए, इस पॉडकास्ट को हम चंद सवालों के बाद एंड करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक अपना पर्सनल प्रॉमिस बताइए पंचायत वासियों को, कि आपका एक पर्सनल प्रॉमिस क्या होगा पंचायत से जो आप हर हाल में पूरा करेंगे सत्ता में आने के बाद। देखिए, हम जरूर अभी भी शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अभी भी विद्यार्थी ही हैं, तो हम जरूर शिक्षा के क्षेत्र में बेशक कुछ ना कुछ बेहतर बदलाव करेंगे, ये यकीन रखिए। और दूसरा बात इसमें यह है कि हम लोग जिस उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, हम लोग आपके साथ किसी तरह का धोखाधड़ी गलत करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम लोग को अभी लंबा रेस तय करना, लंबा दूरी तय करना है, तो हम आपको धोखा दे ही नहीं सकते। अगर धोखा देते हैं तो आपके पास तो विकल्प है फिर से 5 साल ना, उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, और हम लोग का क्या एज है अभी कि आपसे हम धोखा कर पाएँ। दूसरा बात यह है कि जो पंचायत इधर आसपास क्षेत्र में हमको नहीं लगता कि किसी तरह का जनता दरबार लगता है, तो हम जरूर जनता दरबार की ओर भी जाएंगे। तो ये सब जो पर्सनल है तो जरूर हम आपको डिलीवर करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में जरूर आपको जरूर बदलाव देखने को मिलेगा, और हम ये भी कह दे रहे हैं, यही पॉडकास्ट में आप ही शूट करिएगा। देखिए, अगर शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव आपको नहीं नजर आएगा तो हमको फेंक दीजिएगा उठा, डायनी से उठा करके फेंक दीजिएगा, और हम कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाइए, अगर शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है उससे अगर बेहतर नहीं होता है तो हम खुद ही चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा कि आप कितना खरे उतरे हैं। चलिए, उस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि हमारे कोडरमा ने 3 विधायक देखे हैं, ठीक है। एक हमारे कोडरमा का नेता रमेश प्रसाद यादव जी, जब हमारा कोडरमा बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो उसको हम इसमें काउंट नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 2 विधायिका देखी, एक अन्नपूर्णा देवी जी और दूसरे हमारे करंट जो विधायक हैं डॉक्टर नीरा यादव। तो इनमें आपका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे बेहतर कार्यकाल आपको किसका लगा? देखिए, व्यक्तिगत मेरा जो है, हम लोग जब लास्ट जब चुनाव हुआ था, जब नीरा यादव जब जीत करके आई थी नीरा मैम, तो 2014 का समय था, उस समय हम लोग लगता 9 में होंगे, तो उससे पहले का तो हम लोग बता नहीं सकते हैं, और उनको बात तो हम लोग सिर्फ नीरा मैम को देखते हैं 2014 से 19 के कार्यकाल में भी, और 24 से तो बेस्ट कौन है तो हम तो इस तरह बता नहीं सकते आपको क्या कुछ है। धन्यवाद मनीष जी, अपना कीमती समय देने के लिए, और आप सारे सवालों का जो बेबाकी से जो जवाब दिए उनके लिए भी धन्यवाद, ठीक है। तो आशा करते हैं आपके सारे व्यूवर्स, आपके चाहने वाले इस वीडियो को देखेंगे, पूरा पॉडकास्ट को देखेंगे, आपके विचार को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई सवाल छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप कमेंट सेक्शन में आप उन सारे सवाल पूछ सकते हैं, तो मनीष जी कमेंट में आपको उन सारे सवालों को जवाब देने का कोशिश करेंगे। एक बार पुनः आपका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू अपना समय देने के लिए। सबका जवाब